हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल नो विथ एमजे पर, जहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी बुक्स को कवर करते हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा जलवायु, जो कि क्लास 11 के चैप्टर नंबर 8 का है। तो यूनिट आज तो 4 स्टार्ट हो रही है, तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जिसके आज हम लोग ये भी पढ़ लें कि इसमें हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं इस यूनिट में। तो पहला आएगा इस इकाई के विवरण में है वायुमंडल, सूर्यातप, वायुदाब, वर्षण, विश्व जलवायु आदि। तो इस सभी को हम लोग इस यूनिट में कवर करने वाले हैं। तो आज है चैप्टर नंबर 8। कान में ईयरफोन डाल लीजिए और कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए। कुछ फैक्ट इसमें मिलेंगे, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, इसलिए मैंने सोचा इसे छोटे में ही जल्दी जल्दी ख़त्म कर दूं। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है। क्या कोई व्यक्ति वायु के बिना रह सकता है? हम लोग दिन में 2-3 बार भोजन करते हैं तथा कई बार पानी पीते हैं, लेकिन सांस लगभग प्रत्येक सेकंड लेते रहते हैं। जीवित रहने के लिए वायु सभी जीवों के लिए आवश्यक है। मनुष्य जैसे कुछ जीव बिना भोजन और पानी लिए कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन सांस लिए बिना कुछ मिनट भी जीवित रहना संभव नहीं होता। यही कारण है कि हमें वायुमंडल का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। अब दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हो कि वायुमंडल जो है बहुत ही आवश्यक है हमारे जीवन के लिए। अगर हम लोग खाना और पानी थोड़ा लेट भी खाएं तो चल जाता है, लेकिन हवा के लिए हम लोग 1 से 2 मिनट से ज़्यादा नहीं रह सकते। यही रीज़न है कि हवा जो है हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, हमारे जैविक विकास के लिए, हमारे जलवायु के लिए और हमारे अन्य कारकों के लिए, जो कि पृथ्वी को संचालित करने में मदद करती है। फिर कह रहा है कि वायुमंडल विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण है और यह पृथ्वी को सभी ओर से ढके हुए है। दोस्तों, आप सभी जानते हो, क्लास 9th 10th में आपने डिस्कस किया होगा इस बारे में कि वायुमंडल जो है वो कई प्रकार के गैसों के मिश्रण से बना हुआ है, जो कि पृथ्वी को चारों तरफ से ढका हुआ है। क्योंकि आप सभी जानते हो कि आप कहीं भी जाओगे आपको वायुमंडल महसूस करने को मिलेगा। ठीक है। इसमें मनुष्य एवं जंतुओं के जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन तथा पौधे के जीवन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। ऑब्वियसली बात है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण गैस हैं। इसी के साथ साथ नाइट्रोजन और अन्य गैस भी पाई जाती हैं, जो कि इसमें जिक्र नहीं किया है। खैर, आगे देखते हैं कि वायु पृथ्वी के द्रव्यमान का अभिन्न भाग है तथा इसके कुल द्रव्यमान का 99% पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। हम सभी जानते हैं कि हम लोग जहाँ रहते हैं उसे क्षोभ मंडल कहा जाता है। अब क्षोभ मंडल से यानी पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर ऊंचाई तक जो है वो वायु का 99% भाग वहाँ तक पाया जाता है। बाकी 1% भाग जो रहता है वो अन्य अन्य लेवल पे पाया जाएगा। जैसे क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल आएगा, फिर मध्य मंडल आएगा, फिर आयन मंडल, ऐसे करते हुए हम लोग बहिर्मंडल तक जाते हैं। तो फिर ये बोल रहा है कि वायु रंगहीन तथा गंधहीन होती है। जब यह पवन की तरफ बहती तभी हम इसे महसूस कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि जो वायु है वो सॉरी, ये तो आपको पता होगा कि रंगहीन और गंधहीन है हवा, सभी जानते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि हवा या वायु और पवन में क्या डिफरेंस हो जाता है। ऐसा तो है नहीं कि पवन कहीं अलग से आ गया, वायु अलग से आ गया। नहीं दोस्तों, पवन जो होता है वो आप पहले जानो, वायु जो होता है हर जगह उपस्थित है, वो स्थिर मात्रा में रहता है, स्थिर पोजीशन में रहता है। हम लोग उसे बस सांस लेने के यूज में लेते हैं। लेकिन वही वायु जब किसी वेग के साथ प्रसारित होता है या संवहित होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? पवन। तो हम लोग उसे पवन का नाम दे देते हैं। बस यही डिफरेंस है, ज़्यादा कुछ नहीं है। आप लोग कन्फ्यूज मत होना इस पर। अब बोल रहा है वायुमंडल का संगठन। अब देखते हैं वायुमंडल हमारा किस प्रकार बना है। तो आते हैं, वायुमंडल गैसों, जलवाष्प एवं धूल कणों से बना है। अब देखिए, हम बता रहे हैं वायुमंडल जो है गैस, जैसा कि ऊपर चर्चा हुआ, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य गैस जो हैं, और जलवाष्प यानी इवोपरेशन, जो पानी के कुछ कण भाप के रूप में ऊपर की तरफ जाते हैं, और धूल यानी जो पृथ्वी के धूल कण होते हैं, वो सब इन सब से मिलकर वायुमंडल हमारा बना है। अब वायुमंडल की ऊपरी परतों में गैसों का अनुपात इस प्रकार बदलता है। अब जैसे आप ऊपर ऊपर जाओगे तो उसमें क्या होगा, 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नग्न हो जाती है। अब जैसे जैसे पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर उड़ते हो तो 20 किलोमीटर जाते जाते आपको ऑक्सीजन एकदम भी नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको एकदम भी ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प पृथ्वी की सतह से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प हमारा है वो 90 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बताइएगा हमें, मैं समझा दूंगा आपको फिर से। फिर आता है अपना गैस।
गैस में क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड मौसम विज्ञान की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है, क्योंकि यह सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है। अब यहाँ पे कहने का इसका सेंस क्या हुआ कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो क्या करता है कि हमारे पृथ्वी को चारों तरफ से घेरा हुआ है। तो होता क्या है कि सूर्य की रोशनी जब पृथ्वी पे पड़ती है तो उसे क्या करता है, पारदर्शिता दिखाता है, यानी उसको पारदर्शी यानी आर पार होने देता है। सूर्य की रोशनी जब पृथ्वी की तरफ आती है तो उसे आने देता है, लेकिन बाहर की तरफ जाने नहीं देता है, जिसके माध्यम से ये क्या होता है, ये क्या करता है कि पृथ्वी के तापमान को बनाए रखता है, और इसमें बहुत ही बड़ी भूमिका इसकी होती है। अदरवाइज दोस्तों पृथ्वी को ऐसा नहीं होता तो क्या होता, पृथ्वी ऐसे रहती और इधर सूर्य रहता, तो क्या करता है, सूर्य की रोशनी टकरा के वापस चली जाती सभी, तो पृथ्वी ठंडी रहती। लेकिन इसकी वजह से क्या होता है, इसका तापमान स्थिर रहता है। आगे बताएगा कि क्या होता है, देखिए यह सौर विकिरण के एक अंश को सोख लेती है तथा इसके कुछ भाग को पृथ्वी की सतह की ओर प्रतिबिंबित कर देती है। अब दोस्तों यहाँ क्या बोल रहा है कि यानी रोशनी जो है उसके कुछ भाग को सोखता है, ठीक है, सोखने के बाद पृथ्वी की तरफ भेज देता है, वही है। यह ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए पूरी तरह उत्तरदायी है। तो ये दोस्तों ग्रीन हाउस के लिए बहुत ही उत्तरदायी है, मतलब कि इसी के माध्यम से जो है ग्रीन हाउस गैसों का निर्माण होता है, यानी पेड़ पौधे अपने जैविक क्रियाओं को आसानी से कर पाते हैं। क्योंकि आप ऊपर पढ़े कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन यूज करेगा, पौधे यूज करेंगे। तो इन्हीं के माध्यम से, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से ही वो जैविक क्रियाएं करते हैं। अब बोल रहा है दूसरी गैसों का आयतन स्थिर है, दूसरी गैसों का आयतन स्थिर है, जबकि पिछले कुछ दशकों में मुख्यतः जीवाश्म ईंधन को जलाए जाने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड आयतन में लगातार वृद्धि हो रही है। अब दोस्तों यहाँ भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोल रहा है कि होता क्या है कि दूसरे गैस हैं उनका आयतन स्थिर है, मतलब वो एक फिक्स भाग में है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो अपना क्या कर रहा है, बढ़ते जा रहा है। वो क्यों, क्योंकि हम लोग इतने ज़्यादा पेट्रोलियम जला रहे हैं, पेड़ पौधे को काट रहे हैं, उनको सुखाकर जला रहे हैं, धुआं कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होकर क्या कर रहा है, किरणों को आने तो देता है, पृथ्वी पे किरणों को आने तो देता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में जाने नहीं देता है। होता क्या था कि सभी को सोख कर क्या करता था, कुछ भाग को वापस रिफ्लेक्ट कर देता था, लेकिन अब क्या कर रहा है, सोख तो रहा है लेकिन जाने नहीं दे रहा है, क्योंकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की परत है बहुत घनी होती जा रही है, इसकी मात्रा बढ़ती जा रही है। इससे क्या हो रहा है कि पृथ्वी का ताप बढ़ रहा है, पृथ्वी का ताप बढ़ते जा रहा है, यही रीजन है। अब बोल रहा है कि इसने हवा के ताप को भी बढ़ा दिया है। जाहिर सी बात है, पृथ्वी का ताप जब बढ़ेगा तो हवा का भी ताप बढ़ना लाजमी है। फिर बोल रहा है ओजोन वायुमंडल का दूसरा महत्वपूर्ण घटक है जो कि पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच पाया जाता है। अब यहाँ बात हो रहा है, देखिए ओजोन लेयर का। ओजोन लेयर के बारे में आप सभी जानते होंगे, जो कि बैगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है सूर्य की। अगर ये न रहे तो हम लोग को स्किन कैंसर जैसे अनेक खतरनाक बीमारी हो सकते हैं, तो उसके लिए बहुत ही आवश्यक है ओजोन लेयर। तो क्या कर रहा है, ये एक फिल्टर की तरह कार्य करता है तथा सूर्य के नीचे निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर उनको पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकता है। अब यहाँ पे बात कर रहा है कि जो पराबैंगनी किरणें हैं उनको कौन अवशोषित करता है, ओजोन लेयर, जिसके माध्यम से हम लोग आसानी से धूप में चल फिर पाते हैं। अदरवाइज हम लोग नहीं चल पाते हैं, झुलस जाते हैं एकदम, इतना खतरनाक रेज आता है सूरज से। अब भी बोल रहा है कि क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वायुमंडल में ओजोन की अनुपस्थिति से हमारे ऊपर क्या प्रभाव होगा। दोस्तों ये बहुत ही खतरनाक प्रभाव होगा अगर ओजोन लेयर तो नहीं रहा तो, क्योंकि पेड़ पौधे सूखने लगेंगे, पेड़ पौधे खाना नहीं बना पाएंगे सही से। क्योंकि दोस्तों आप जानते होंगे ये जो पेड़ों की पत्तियां होती हैं वो पीली क्यों पड़ जाती हैं, ये पैराबैंगनी किरणों की वजह से, क्योंकि वो लोग कमज़ोर होते हैं तो सह नहीं पाते हैं। हम लोगों को होता है इतना पता नहीं चलता है, लेकिन फिर भी हम लोगों में भी असर दिखता है कुछ ना कुछ। जैसे जैसे आप एजेड होते जाएंगे तो आपकी स्किन के जो होते हैं ना, पैराबैंगनी में आने से वो इफेक्ट होता है कुछ ना कुछ। तो वही चीज़ है, अगर ना हो तो बहुत ही दिक्कत होगा। अब आते हैं जलवाष्प। अब आप जान जाओ जलवाष्प क्या होता है। जैसे ये पानी है तो क्या होगा कि सूर्य की रोशनी इधर पड़ेगी जब, तो क्या करेगा, ये भाप आएगा, भाप बनेगा, ऊपर जाएगा, ऊपर पानी की बूंद के मतलब गैसीय रूप में जाएगा। तो जब ये गैसीय रूप में जाता है तो ऊपर से फिर ठंडा होकर नीचे बरस जाता है। तो ये गैसीय रूप में जाने को ही हम इसे क्या करते हैं, इसका नाम दिया जाता है जलवाष्प का। बस अब इसमें देखो क्या कर रहा है,
जलवाष्प वायुमंडल में उपस्थित ऐसी परिवर्तनीय गैस है जो ऊंचाई के साथ घटती जाती है। अब दोस्तों यहाँ बता रहा है जलवाष्प जो है वो ऊंचाई के साथ साथ घटते जाएगा, यानी क्या कर रहा है, आप इस वे में समझ लो कि जब जब पानी रहेगा तो हवा का दाब, आप इस वे में समझो कि ऐसे अपना पृथ्वी है, ये क्या है, विषुवत रेखा गई है 0 डिग्री पे, ये मतलब कर्क रेखा मकर रेखा ये है सेंटर में। अब होता क्या है कि यहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, जब गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तो हवा का दाब कम रहेगा, और फिर जब हवा का दाब कम रहेगा तो ऊपर की ओर उठने लगेगा, ऊपर के ऊपर उठेगा जब ये, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तो वो हवा का दाब तेज हो जाएगा। वही बताना चाह रहा है कि ऊंचाई के साथ साथ घटती जाती है। घटने के सेंस में क्या है दोस्तों कि जब ये गैस रहेगा ना, ऊपर जाएगा ठंडा हो जाएगा तो पानी का रूप ले लेगा, पानी के रूप लेने के बाद ये क्या करेगा, बरसने लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। वही बताने की कोशिश कर रहा है। अब बोल रहा है गर्म तथा आर्द्र उष्ण कटिबंध में यह हवा के आयतन का 4% होती है, जबकि ध्रुवों जैसे ठंडा तथा रेगिस्तानों जैसे शुष्क प्रदेशों में यह हवा के आयतन के 1% भाग से भी कम होती है। विषुवत वृत्त से ध्रुव की तरफ जलवाष्प की मात्रा कम होती है, विषुवत वृत्त से ध्रुव की ओर जलवाष्प की मात्रा कम होती है। क्यों दोस्तों, क्योंकि विषुवत वृत्त जो 0 डिग्री पे है, यहाँ पर क्या होता है कि हवा का दबाव कम रहता है, हवा का दबाव कम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, गर्म हो रहा है, गर्म होने के बाद क्या होता है, हवा का दबाव कम हो जाता है तो वाष्पीकरण होने लगता है, तो उड़ेगा तो क्या होगा, हाँ उड़ेगा तो क्या होगा, जलवाष्प की मात्रा कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि ये जब बरस जाएगा तो जलवाष्प ऑटोमेटिक यहाँ पे खत्म हो जाएगा। जलवाष्प जब खत्म है, समझ रहे हो ना आप, मैं कैसे समझाऊँ, मैं मतलब आप समझो, देखो जब ये ऊपर जाएगा तो नीचे की ओर आने लगेगा ठंडा होने के बाद, तो ऊपर के एरिया में जलवाष्प का कमी होने लगेगा। बस यही बताने की कोशिश किया। यह सूर्य से निकलने वाले ताप के कुछ भाग को अवशोषित करती है तथा पृथ्वी से निकलने वाले ताप को संग्रहित करती है। अब दोस्तों मैं वो जो बता रहा था जलवाष्प, वो बारिश का रीजन दे रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या बता रहा है, वो जिस प्रकार उसने कार्बन डाइऑक्साइड को एक कवर के रूप में बताया कि सूरज की रोशनी को आने नहीं देता है पूरी तरीके से, उसी प्रकार उसको जलवाष्प को भी एक कवर का रूप दे रहा है कि ये भी क्या करता है, पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा रोशनी आने नहीं देता है। बस इस सेंस में ये बता रहा है यहाँ पे। इस प्रकार ये एक कंबल की तरह कार्य करता है, जैसा कि मैंने बताया, तथा पृथ्वी को न तो अधिक गर्म तथा न अधिक ठंडा होने देता है। जलवाष्प वायु को स्थिर और अस्थिर होने में भी योगदान देता है। सही बात है। अब हम लोग देखते हैं धूल कण में क्या है, वायुमंडल में छोटे छोटे ठोस कणों को भी रखने की क्षमता होती है। ये छोटे कण विभिन्न स्रोतों जैसे समुद्री नमक, महीन मिट्टी, धुएं की कालिमा, राख, पराग, धूलकण, उल्काओं के टूटे हुए कण से निकलते हैं। अब देखो दोस्तों, धूलकण क्या है, ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया था कि जो हमारा वायुमंडल है पहले किन चीज़ों से बना है, गैस से बना है, जो कि हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन पढ़ा, फिर क्या बोला, जलवाष्प से बना है, जो कि अभी हमने ऊपर पढ़ा। अब बोल रहा है धूलकण बेसिकली बने होते हैं महीन मिट्टी, धुएं, समुद्री नमक, कालिमा, राख, धूल, उल्काओं के टूटे हुए कण से बने होते हैं। ये क्या करते हैं कि धूलकण प्रायः वायुमंडल के निचले भाग में मौजूद होते हैं। अब दोस्तों धूलकण क्या होते हैं, वायुमंडल के निचले भाग में क्यों मौजूद होते हैं, क्योंकि इनका एक वजन होता है धूलकणों का, तो ये क्या करते हैं, नीचे की तरफ ही रहते हैं। फिर भी संवहनी वायु प्रवाह इन्हें काफ़ी ऊंचाई तक ले जा सकता है। अब क्या होता है कि कोई इतनी तेज हवा, जो संवहनी वायु जो होती है दोस्तों, वो कहाँ पर होती है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सेंस में ये 0 डिग्री, ये और ये एरिया, यहाँ पे संवहनी वायु धाराएं बहती हैं, ठीक है। तो ये इतनी तेज होती हैं कि इसको उड़ाकर ऊपर की तरफ यहाँ पे लेते आती हैं। तो यहाँ से क्या होता है, वही बता रहे हैं आगे देखिए, काफ़ी ऊपर ले जाए तो धूलकणों का सबसे अधिक जमा उपोष्ण तथा शीतोष्ण प्रदेशों में सूखी हवा के कारण होता है। धूलकण उपोष्ण कब होगा, उपोष्ण में तब होगा जब आपका मौसम ठंडा रहेगा, उपोष्ण वाले के सेंस में, ठीक है। और शीतोष्ण में कब होगा, शीतोष्ण में भी होगा, उपोष्ण में होगा। देखो दोस्तों, यहाँ पे अब मौसम के सेंस में बताने की कोशिश किया। जब हमारा ये विषुवत रेखा सेंटर में गया है तो उपोष्ण एरिया अपना ये है, लेकिन शीतोष्ण वाला ऊपर है, ठंडा वाला। अब जब ये जो वायु है, अरे धूलकण है, वो नीचे की स्थिर उपोष्ण वाले में एरिया में ज़्यादा पाए जाते हैं। यही रीजन है दोस्तों कि जब वाष्पीकरण होता है ना, पानी जब ऊपर उठता है ना, तो ठंडी के मौसम में हमें कोहरा क्यों दिखाई देता है, इन्हीं के माध्यम से दिखाई देता है, क्योंकि ये उस उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में फैले रहते हैं। तो जो वाष्पीकरण जब पानी का होता है ना, तो ये वाष्पीकरण क्या करते हैं, इन्हीं में फंस के रह जाते हैं।
इन्हीं में फंस के रह जाते हैं, इसीलिए हमें घने कोहरे का रूप में दिखते हैं। और शीतोष्ण वाले में क्या होता है, वहाँ ठंडी इतनी ज़्यादा रहती है कि ये कोहरे में न होकर बर्फ़ में चेंज हो जाते हैं, तो वहाँ पे भी धूल कण की मात्रा ज़्यादा देखने को मिलती है। आगे आप इसको और डिटेल में आप इसको जानोगे, नहीं तो मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा जहाँ पे ये समझाएगा कि किस प्रकार हवाएं या जलवायु परिवर्तन किस प्रकार होता है या किस प्रकार नहीं होता है। आप बस इतना समझ लो, ठीक है। आगे देखो, जो विषुवत और ध्रुवीय प्रदेशों की तुलना में यहाँ अधिक मात्रा में होते हैं। धूल और नमक के कण आर्द्रताग्राही केंद्र की तरह कार्य करते हैं, जिसके चारों ओर जलवाष्प संघनित होकर मेघों का निर्माण करता है। अब यहाँ पे बताना चाह रहा है कि जो धूल और नमक के कण होते हैं वो क्या करते हैं, आर्द्रताग्राही केंद्र की तरह का, यानी कि ये सब क्या करते हैं, वाष्प को अपनी तरफ अवशोषित करते हैं, यानी सोख लेते हैं। इसी की वजह से क्या होता है, कार्य करते हैं, जिसके चारों ओर जलवाष्प संघनित होकर मेघों का निर्माण। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग जानेंगे एक नया चीज़। होता क्या है कि जब वाष्प ऊपर की तरफ जाता है ना, तो ऊपर इसको धूल कण मिलते हैं। अब धूल कण जैसा क्या है, अवशोषित करता है, धूल कण इनको सोखने का केंद्र है, तो ये क्या करेगा, इसको सोख लेगा। धूल कण इसको सोख लेगा तो क्या हो जाएगा, एक घना कोहरा ही तो होता है बादल। बादल क्या होता है, एक घना कोहरा। जैसे नीचे होगा तो कोहरा हम कह दिए, ऊपर होगा तो इसे बादल हम बोल देते हैं। बस ये चीज़ सेम है, अंतर डिस्टेंस का है। ये ऊपर गया तो बादल बन गया, अब बादल बना तो ठंडा हो गया, ठंडा हुआ तो बरस दिया भैया। बस यही अंतर है, इतना जान जाओ। यहाँ वही बता रहा है कि आर्द्रता ग्राही केंद्र की तरह कार्य करते हैं, जिसके चारों ओर जलवाष्प संघनित होकर मेघों का निर्माण करती है। अच्छा, वही चीज़ आप जब ऊंचाई से देखोगे, अगर मान लो नीचे कोहरा है और ऊपर आप देखोगे तो आपको बादल का ही रूप दिखेगा कहीं ना कहीं। और वही चीज़ बादल जब ऊपर रहता है तो हमें नीचे से देखने वो कोहरा ही रहता है, लेकिन हम लोग को नीचे से देखने में हम उसे बादल का नाम देते हैं, ठीक है। जैसे जैसे फिर मतलब धूप की रोशनी बढ़ती है तो ये सब गायब होने लगते हैं ठंडी के मौसम में। अब यहाँ बोल रहा है वायुमंडल की संरचना। आप देखते हैं वायुमंडल की संरचना कैसे होती है। वायुमंडल अलग अलग घनत्व तथा तापमान वाली विभिन्न परतों का बना होता है। अलग अलग घनत्व और अलग, यानी क्षोभमंडल में अलग तापमान होगा, समताप में अलग तापमान होगा। हाँ, उसके ऊपर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो तापमान घटते जाएगा, फिर एक समय ऐसा आएगा कि बढ़ेगा भी। देखते हैं आगे क्या बोलता है। पृथ्वी की सतह के पास घनत्व अधिक होता है। अब दोस्तों होता क्या है कि नीचे जो पृथ्वी का सतह है वो क्या होता है, गर्म होता है। नीचे पृथ्वी का सतह जो होता है गर्म होता है। इसी की वजह से क्या होता है कि सतह के पास घनत्व अधिक होता है। अब सतह पे घनत्व अधिक क्यों होगा, क्योंकि जब कोई वाष्पीकरण हो रहा है तो क्यों होता है, यानी कि यहाँ पे गर्मी अधिक है। जब गर्मी अधिक होगा तो क्या होगा, वाष्पीकरण के रूप में ऊपर उठेगा, यानी इसका घनत्व ज़्यादा होगा। वही घनत्व कब कम हो जाएगा, जब ऊपर जाएगा आसमान में तो क्या होगा, ठंडा हो जाएगा, तो घनत्व भी इसका कम हो जाएगा। तो यानी ये पानी का रूप ले लेगा। पहले गैसीय रूप में था, अब पानी रूप में हो गया। तो वही बताने की कोशिश कर रहा है कि तापमान किस प्रकार चेंज होता है। नीचे तापमान ज़्यादा रहता है, ऊपर तापमान कम होता है। सॉरी। अब बोल रहा है तापमान की स्थिति के अनुसार वायुमंडल को 5 विभिन्न संस्तरों में बांटा गया है। ये हैं क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, बाह्यमंडल और बहिर्मंडल। ये 5 मंडलों में हम लोग अपने वायुमंडल को विभक्त करते हैं। अब आगे देखते हैं क्या हो रहा है कि क्षोभमंडल का सबसे नीचे का संस्तर है। क्षोभमंडल जो है वो नीचे का संस्तर है। इसकी ऊंचाई सतह से लगभग 13 किलोमीटर है। ये दोस्तों आप फैक्ट है, इसे लिख लीजिएगा आप कहीं कि 13 किलोमीटर तक हमारा क्षोभमंडल पाया जाता है। यह ध्रुव के निकट 8 किलोमीटर तथा विषुवत वृत्त पर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। ध्रुव के निकट दोस्तों का सेंस ये है, ध्रुव हमारा अर्थ हो गया। विषुवत के सेंस हुआ ये कि यहाँ से जो ऊंचाई होगी ना क्षोभमंडल की वो 18 होगी, और वही यहाँ से जो होगी वो 8 किलोमीटर, क्योंकि ये ऊंचाई पे है तो इसलिए यहाँ से क्षोभमंडल 8 किलोमीटर होगा और विषुवत रेखा यानी सेंटर से 18 किलोमीटर होगा। सॉरी। क्षोभमंडल की मोटाई विषुवत वृत्त पर सबसे अधिक है, क्योंकि तेज वायु प्रवाह के कारण ताप का अधिक ऊंचाई तक संवहन किया जाता है। इस संस्तर में धूलकण तथा जलवाष्प मौजूद होते हैं। मौसम में परिवर्तन इसी संस्तर में होता है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि क्षोभमंडल की मोटाई ज़्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ तेज वायु प्रवाह होता है। तेज वायु प्रवाह होता है, इसके कारण यहाँ पे ताप का अधिक ऊंचाई तक संवहन किया जाता है। इस संस्तर में धूलकण तथा जलवाष्प मौजूद होते हैं। अब दोस्तों मैंने ऊपर बताया आपको कि होता क्या है कि ये अपना अर्थ हो गया, विषुवत रेखा यहाँ से गई। हाँ, विषुवत रेखा, तो यहाँ क्या होता है, गर्मी ज़्यादा रहती है। जमीन पृथ्वी पे गर्मी ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से तेज वायु प्रवाह होता है। जब वायु ऊपर जाके ठंडा होता है ना तो उसे गर्म जगह चाहिए होता है, तो नीचे की तरफ जब वो आता है तो वायु दाब तेज हो जाता है।
वायु दाब जब तेज होता है हाँ, तो जैसे जैसे ऊपर जाता है तो वायु दाब का जैसे यहाँ से तेज होता है तो यहाँ आने के बाद ही गर्म होने लगता है ना, तो इसका दाब कमजोर पड़ जाता है। पहले आते वक्त तो तेज रहेगा, लेकिन कमजोर होते ही वो क्या करता है, ऊपर की ओर उठ जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका कम होने लगता है दाब, प्रेशर कम होने लगता है। ठीक है, वही बताने की कोशिश कर रहा है कि तेज वायु प्रवाह के कारण ताप का अधिक ऊंचाई तक संवहन किया जाता है। इस संस्करण में इसको धूलकण जलवाष्प मौजूद होते हैं। मौसम में परिवर्तन इसी संस्तर पे होता है। ठीक है, अब यहाँ क्या बोल रहा है, प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री से घटता जाता है। अब जैसे जैसे आप विषुवत रेखा से ऊपर उठते जाओगे तो मौसम का तापमान जो रहेगा ना 1-1 डिग्री घटते जाएगा। जैविक क्रिया के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण संस्तर है। तो जैविक क्रिया यानी जो पेड़ पौधे होते हैं जो ऊंचाई ऊंचाई पे काफ़ी होते हैं, तो वहाँ पे हर जगह आपको मौसम अलग देखने को मिलेगा। ऊंचाई पे कौन दूसरे पौधे मतलब पौधों में भी आपको वर्गीकरण देखने को मिल जाएगा। तो वही सब है। अब आता है क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाले भाग को क्षोभ सीमा कहते हैं। ये देखिए, ये पॉइंट भी याद कर लीजिए दोस्तों, क्षोभ सीमा जो कि क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करता है। विषुवत वृत्त के ऊपर क्षोभ सीमा में हवा का तापमान -80 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है और ध्रुव के ऊपर -45 डिग्री से होता है। अब दोस्तों यहाँ क्या कर रहा है कि जब आप 13 किलोमीटर ऊपर यानी क्षोभ मंडल के ऊपर जब आप बढ़ोगे तो वहाँ पे आपको तापमान कैसा दिखेगा, विषुवत रेखा से आपको देखने को मिलेगा -80 डिग्री, और वही ध्रुव से आपको मिलेगा -45 डिग्री का वहाँ का टेम्परेचर। यहाँ पर तापमान स्थिर होने के कारण इसे क्षोभ सीमा कहा जाता है। समताप मंडल इसके ऊपर 50 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है। अब दोस्तों क्षोभ मंडल के बाद जो भी 50 किलोमीटर आएगा वहाँ तक समताप पाया जाएगा। समताप मंडल का एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि इसमें ओजोन परत पाई जाती है। अब जो दोस्तों ये भी जानकारी मिली हम लोगों की, ओजोन परत जो है समताप मंडल के ऊपर पाया जाता है, मतलब क्षोभ मंडल के ऊपर यानी समताप मंडल के अंदर में पाया जाता है। यह परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी को ऊर्जा के तीव्र तथा हानिकारक तत्वों से बचाती है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। फिर बोल रहा है मध्यमंडल। मध्यमंडल समताप मंडल के ठीक ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है। इस संस्तर में भी ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी होने लगती है और 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचकर यह -100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। अब देखो दोस्तों, होता क्या है कि मध्यमंडल तक जाते जाते मध्यमंडल और समताप मंडल मध्यमंडल जो है वो समताप मंडल के ठीक ऊपर है, और कहाँ तक है, 80 किलोमीटर तक ऊंचाई तक फैला हुआ है मध्यमंडल। और इसमें क्या होता है, जैसे उसमें -85 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया था तापमान, इसमें क्या हो रहा है, -100 डिग्री तापमान हो गया। अब मध्यमंडल की ऊपरी परत को मध्य सीमा कहते हैं। फिर आगे अपना आयन मंडल। आयन मंडल के ऊपर 80 से 400 किलोमीटर के बीच स्थित होता है। 80 से 400 किलोमीटर के बीच स्थित होता है। इसमें विद्युत अवशोषित कण पाए जाते हैं जिन्हें आयन कहते हैं, तथा इसलिए इसे आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों क्या हो रहा है कि हम लोग मध्य मंडल तक गए जहाँ पे 80 किलोमीटर तक यानी समताप से 80 किलोमीटर तक मध्य मंडल फैला है, जहाँ पे -100 डिग्री का टेम्परेचर है। अब वहीं पे वहाँ से जब हम लोग 400 किलोमीटर ऊपर तक जाते हैं, वहाँ पे क्या आता है, आयन मंडल। आयन मंडल में क्या पाया जाता है, एक विद्युत अवशोषित कण पाया जाता है। विद्युत अवशोषित कण पाए जाने की वजह से ही उसका नाम आयन रखा गया है। हाँ, तो फिर बोल रहा है तथा इसलिए इसे आयन मंडल नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के द्वारा भेजी गई रेडियो तरंगें इस संस्तर के द्वारा वापस पृथ्वी पर लौट आती हैं। यहाँ पर ऊंचाई बढ़ने के साथ ही तापमान वृद्धि शुरू हो जाती है। अब दोस्तों देखो, मध्यमंडल तक तो सब सही था और आयन मंडल पर भी लगभग ठीक था, लेकिन आयन मंडल के बाद जब आप ऊपर जाते हो तो तापमान बढ़ने लगता है, घटने के बजाय, यानी गर्म होने लगता है। यहाँ पर ऊंचाई बढ़ने के साथ ही तापमान में क्या हो रहा है, वृद्धि शुरू हो जाता है। वायुमंडल का सबसे ऊपरी संस्तर जो बाह्य मंडल के ऊपर स्थित होता है उसे बहिर्मंडल कहते हैं। यह सबसे ऊंचा संस्तर है तथा इसके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। इस संस्तर में मौजूद सभी घटक विरल हैं जो धीरे धीरे बाहरी अंतरिक्ष में मिल जाते हैं। यद्यपि वायुमंडल के सभी संस्तर हमें प्रभावित करते हैं, फिर भी भूगोलवेत्ता वायुमंडल के पहले 2 संस्तरों का अध्ययन ही करते हैं। अब दोस्तों यहाँ बताने की कोशिश कर रहा है कि आयन मंडल के बाद जो आता है बाह्य मंडल के बाद जो अंत में बहिर्मंडल आया है, उसमें क्या है कि बहुत मतलब एक तरीके से अंतरिक्ष से सटा हुआ है।
यही रीजन है कि जो भूगोलवेत्ता या फिर जो वैज्ञानिक लोग हैं सिर्फ दो ही मंडलों का अध्ययन करते हैं, पहला क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, यानी ओजोन लेयर तक ही वो लोग अभी अध्ययन करते हैं या फिर उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं बस। ठीक है, अब लास्ट में आता है मौसम और जलवायु के तत्व। अब मौसम और जलवायु कौन कौन से तत्व हैं, वो हैं ताप, दाब, हवा, आर्द्रता, बादल, वर्षण, वायुमंडल। ये सब क्या है, वायुमंडल के महत्वपूर्ण तत्व हैं जो पृथ्वी पर मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं। सही बात दोस्तों, ये सब कहीं ना कहीं से हम लोगों को प्रभावित करते हैं, हमारी पृथ्वी को प्रभावित करते हैं। ताप, गर्मी, दाब, प्रेशर यानी हवा का दाब किस प्रकार है। जब देखो दोस्तों, जलवायु में परिवर्तन हवा के दाब के ही अनुसार होता है, उसके प्रकार उसी पर बोल रहा है। हवा, आर्द्रता, आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी, मौसम में मतलब थोड़ा उमस रहना। बादल, वर्षण, वायुमंडल, ये सब क्या है, महत्वपूर्ण तत्व हैं जो पृथ्वी मनुष्य जीवन को प्रभावित करते हैं। अब बोल रहा है इन तत्वों के बारे में विस्तृत जानकारी अध्याय 9, 10, 11 में दी गई है। ठीक है दोस्तों, अब इस तरीके से आपका यहाँ चैप्टर खत्म हो गया। 9, 10 और 11 में हम लोग मौसम और जलवायु के तत्व को अध्ययन करेंगे। फिलहाल यहाँ अभ्यास में कुछ आ रहा है, आप देख लीजिए। जिसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा मौजूद है। आपको पता होना चाहिए कि सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन मौजूद है। फिर बोल रहा है वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। कौन सा महत्वपूर्ण है दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ा क्षोभ मंडल महत्वपूर्ण है। फिर बोल रहा है समुद्री नमक, पराग, राग, धुएं की कालिमा, महीन मिट्टी किससे संबंधित है, तो बताइए किससे संबंधित है, धूलकण से संबंधित है। फिर बोल रहा है निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नग्न हो जाती है। हम लोग स्टार्ट में ही पढ़े थे 120 किलोमीटर पर। लास्ट है इसका, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है तथा पार्थिव विधि के लिए अपारदर्शी है। तो कौन सा किरण है दोस्तों जो पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी को आने तो देता है लेकिन जाने जल्दी नहीं देता है, वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो दोस्तों इस प्रकार आपका चैप्टर नंबर 8 इकाई 4 का पहला चैप्टर इस प्रकार आपका कंप्लीट हो गया। ये सब आप अपने से भी देख सकते हैं, इसको लिखने की प्रैक्टिस किया करिए। यूपीएससी में यहीं से क्वेश्चन कुछ मिले जुले मिलते हैं, आप ये छोटे छोटे कोशिश करोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो दोस्तों इस प्रकार वायुमंडल का संगठन तथा संरचना खत्म हुआ। कल को मैं क्लास 9 का चैप्टर भी अपलोड कर दूंगा, तब तक आप इसी तरह बने रहो, आप वीडियो देखो, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखो। भले ही लॉकडाउन हो गया यार, कम से कम पढ़ने का मौका तो मिल रहा है एटलीस्ट। और अगर मेरे समझाने का तरीका आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो और दूसरे दोस्तों को भी शेयर करो यार। दूसरे लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके पास बुक्स नहीं है, एटलीस्ट यहीं से कुछ सीख लेंगे। नेट तो सबके पास है लेकिन बुक लेने की सुविधा नहीं है किसी के पास। जो इच्छुक रहेंगे वो ज़रूर पढ़ेंगे, इसलिए आप शेयर भी करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करवाओ, कमेंट करवाओ। कैसा लग रहा है मुझे बताओ, कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, जो भी लग रहा है बताओ आप। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।